नमस्कार दोस्तों, जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी पे डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी में आप लोगों को दो सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट में ज्योग्राफी पढ़ना है और दूसरा इकोनॉमी पढ़ना है। तो हमने इकोनॉमी विषय से एक टॉपिक लिया है। इस टॉपिक का नाम है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस टॉपिक को लेने के पीछे कारण था कि जो अभी किसान आंदोलन हमारे देश में 1-1.5 सालों से चल रहा था, वो किसान आंदोलन तो ख़त्म हो गया और किसान उत्पादन संगठन जो है, जो किसानों का जो समूह है, जिसे हम लोग FAO कहते हैं यानी फार्मर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये FAO जो है किसान संगठन जो है वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ एमएसपी तो सरकार के द्वारा दी ही जाती है, लेकिन यहाँ पे कानूनी गारंटी नहीं है एमएसपी की। ठीक है, तो इसकी डिमांड कर रहे हैं किसान उत्पादन संगठन और इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक को लिया है। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एमएसपी होता क्या है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एमएसपी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका सही आंसर लिखने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसे हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एमएसपी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और बिल्कुल अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आज ही आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट में हम एमएसपी की मीनिंग को समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एमएसपी की मीनिंग को मैं समझा दे रहा हूँ। एमएसपी का मीनिंग क्या हुआ, आप देखेंगे कि कभी कभी किसान किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, चाहे वो चावल करे, गेहूं करे, दलहन करे, तिलहन करे, तो उस वस्तु का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आप लोगों को ये भी चीज़ पता होगा कि जब किसी भी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो उस वस्तु का सप्लाई भी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का जो सप्लाई है अगर वो बढ़ जाता है तो उस वस्तु का प्राइस जो है मार्केट में क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब मार्केट में वस्तु का सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, तो वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो होता क्या है कि जब किसान किसी वस्तु का उत्पादन करने के दौरान किसी भी साल में उनकी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो गया, मान लिया जाए कि चावल का उत्पादन उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो चावल का उत्पादन करने के पश्चात हुआ क्या कि जब वो मार्केट में बेचने जाएंगे, ठीक है, मार्केट में बेचने जाएंगे तो उनको प्राइस कम मिलेगा, तो किसान को तो घाटा हो जाएगा ना, उनको तो अपनी लागत भी नहीं मिलेगी। तो इसी अनसिक्योरिटी को, इसी असुरक्षा की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से सरकार कहती है कि आप परेशान मत होइए, आप निर्भीक होकर, निडर होकर के, बिना डरे हुए जितना भी खाद्यान्न पदार्थों का उत्पादन करना है कीजिए। हम मार्केट में उस वस्तु का प्राइस जो है, जो कीमत है, हम गिरने नहीं देंगे। तो किस सरकार कैसे नहीं गिरने देती है, मान लिया जाए कि वस्तु का उत्पादन हुआ, चावल का उत्पादन किया, मान लीजिए कि मार्केट में चावल का रेट जो है 18 रुपये प्रति केजी आ गया। ठीक है, 18 रुपये प्रति केजी चावल का उत्पादन हो गया, चूँकि चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो सरकार क्या कर रही है कि हम आपके लिए 23 रुपया तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, 23 रुपया प्रति केजी तो मैं खरीद रहा हूँ आप लोगों से, तो आप 18 रुपये प्रति केजी क्यों मार्केट में बेच रहे हैं।
तो किसान क्या करते हैं, उस वस्तु का प्राइस उस वस्तु को मार्केट में न बेच करके सरकार के हाथों में बेच देते हैं, यानी 23 रुपये प्रति केजी बेच देते हैं। ठीक है, तो किसान को तो जो घाटा लगने वाला था वो किसान को घाटा नहीं हुआ। ठीक है, यही चीज़ कहलाता है एमएसपी। अभी मैं किताबी लैंग्वेज में बात नहीं करूँगा, बिल्कुल मैं बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बिल्कुल किताबी लैंग्वेज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बोलचाल की भाषा में समझना जरूरी है। तो एमएसपी यही चीज़ होता है। ठीक है, एमएसपी जो है उत्पादक वर्ग को यानी किसानों को यह गारंटी देता है कि आप वस्तु का उत्पादन चाहे जितना भी कर लीजिए, हम आपकी वस्तु का जो उचित कीमत है जो मैंने निर्धारित किया है उससे ज़्यादा मार्केट में वस्तु का प्राइस हम नहीं गिरने देंगे। यही एमएसपी का मतलब हो गया। ठीक है, वसूली कीमत पे आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है वसूली कीमत में। ठीक है, वसूली कीमत को समझते हैं। देखिए, इसे हम लोग प्रोक्यूरमेंट प्राइस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है अपने बफर स्टॉक को पूर्ति करने हेतु, क्योंकि सरकार के पास भी तो गोदाम होते हैं ना, सरकार के पास गोदाम होते हैं अनाजों के भंडारण के लिए, ताकि अगर किस देश में कोई इमरजेंसी टाइम आ जाए, आपातकालीन सिचुएशन आ जाए देश में, या किसी साल अकाल आ जाए, ठीक है, या जैसे अभी कोरोना महामारी चल रहा था तो कृषि के उत्पादन पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो मान लीजिए कि कृषि का उत्पादन नहीं हुआ तो सरकार क्या करेगी, उसी गोदामों में से खाद्यान्नों को निकाल करके पीडीएस के माध्यम से, पीडीएस का मतलब हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है, जो गाँव में जो सरकार के द्वारा जो अनाजों को दिया जाता है उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा कर दी जाती है ताकि लोगों के पास अनाज पर्याप्त मात्रा में रहे। तो ये इस वसूली कीमत के तहत सरकार क्या करती है, अपने बफर स्टॉक यानी गोदामों में भंडारण के लिए प्लस में पीडीएस के माध्यम से गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है किसानों से अनाज को खरीदती है, ताकि जो मजदूर वर्ग हैं, ठीक है, उनको जो है कम प्राइस पे सरकार जो है अनाज उपलब्ध करवा दे। तो यही वसूली कीमत होता है। तो वसूली कीमत कभी भी जो होता है वो एमएसपी से ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये जो प्राइस है वसूली कीमत, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वसूली की जो कीमत है, ठीक है, वसूली कीमत जो है इज़ ग्रेटर देन एमएसपी, एमएसपी से हमेशा ज़्यादा होता है वसूली कीमत, यानी सरकार जो है वसूली कीमत में ज़्यादा पैसा देती है। क्यों? क्योंकि वो सरकार की मजबूरी है। और एमएसपी जो है, एमएसपी के तहत क्या होता है कि किसान जितना भी उत्पादन बेचना चाहें सरकार खरीद लेती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदती है। ठीक है, निर्गमन कीमत क्या हो गया, पीडीएस के तहत जो गरीब वर्ग लोगों को जो कार्ड के तहत जो राशन कार्ड होता है उसके तहत जो अनाज उपलब्ध करवाया जाता है उसे हम इशू प्राइस करते हैं। 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये केजी चावल, 2 रुपये केजी गेहूँ, इस तरीके से जो उपलब्ध करवाती है सरकार, ये निर्गमन कीमत हो गया। तो एमएसपी, वसूली कीमत और निर्गमन कीमत तीनों क्लियर हो गया। अब देखिए एमएसपी निर्धारण का उद्देश्य क्या होता है, तो इस पर हमने चर्चा कर दिया था। ओवर प्रोडक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में प्राइस को नीचे गिरने से रोकना। जब वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में वस्तु जाएगा बिकने के लिए, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए इसका उद्देश्य होता है ये। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, फूड सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है खाद्य सुरक्षा, गरीबों को अनाज मिल सके। ठीक है, जो गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, जिनकी आय काफ़ी कम है, जो बीपीएल कैटेगरी में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि मार्केट में जा कर के वो चावल को खरीद सके।
तो उनको राशन कार्ड के माध्यम से सरकार अनाज को उपलब्ध करवाती है, यानी फूड सिक्योरिटी देती है, खाद्य सुरक्षा देती है। ठीक है, तो एमएसपी का यही उद्देश्य हो गया। एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है। एमएसपी का निर्धारण का जो आधार है वो, एमएसपी का तो उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया, एमएसपी का निर्धारण हम लोग देख लेते हैं। एमएसपी का जो निर्धारण का आधार है वो C1 लागत है, C2 लागत है, C3 लागत है। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमको केवल समझाना है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अभी मैं बुक के लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बुक के लैंग्वेज में अभी मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। C1 लैंग्वेज में क्या होता है, सॉरी, C1 लागत में क्या होता है, देखिए ये C1 लागत है। कोई भी किसान किसी भी खाद्यान्न फसलों का जब उत्पादन करता है तो उसमें बहुत सारे लागत लगते हैं। बीज लगता है, उर्वरक लगता है जिसको हम लोग खाद कहते हैं, खाद लगता है, बीज लगता है, सिंचाई लगता है, उसमें कीटनाशक पदार्थों की छिड़काई की जाती है, खरपतवार नाशी के लिए यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों में जितना किसानों को लागत लगा उसे ही C1 लागत कहते हैं। ठीक है, और अभी जो है एमएसपी का जो निर्धारण किया जाता है, ठीक है, C1 लागत के आधार पे किया जाता है कि किसान का जितना लागत लगा उस लागत में हम 1.5 गुना और ज़्यादा सरकार ऐड करके दे देती है और कहती है कि हम इसी पर आपसे जो है खाद्यान्न वस्तुओं का खरीदारी कर लेंगे, यानी चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन का हम खरीदारी कर लेंगे। जितना आपका लागत लगा उससे हम 1.5 गुना ज़्यादा आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन अभिजीत सेन कमेटी आई थी, ठीक है, अभिजीत सेन कमेटी ने कहा कि किसानों का हित की ऐसे आप क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। आप जो है C2 लागत के आधार पे वस्तुओं का प्राइस का निर्धारण कीजिए। अब बात आता है कि C2 लागत क्या होता है। C2 लागत जो होता है, C1 लागत को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, प्लस C1 लागत तो इंक्लूड कर लिए, ध्यान से समझिएगा C2 लागत को। मान लीजिए कि ये हमारा C2 लागत है, इस C2 लागत में हम लोग C1 लागत को ले लेंगे, प्लस में क्या ले लेंगे, भूमि पर लगान। भूमि जो खेत होता है उस पर लगान लगता है कि नहीं, राज्य सरकार भूमि कर लेती है, तो वो टैक्स हो गया, होल्डिंग टैक्स हो गया, भूमि पर लैंड टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स। परिवार के मेंबर भी खेत में काम कर रहे हैं ना, है ना, भाई लोग काम कर रहा है, सिस्टर काम कर रही है, माँ बाप काम कर रहे हैं, तो जितने भी परिवार के मेंबर काम कर रहे हैं उनका भी तो अपना कुछ पारिवारिक श्रम हुआ ना, तो उस लेबर कॉस्ट को जोड़ लेते हैं। और प्लस में इतने सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, जैसे C1 लागत में जो भी हम खाद्यान्न, C1 लागत में जो भी हम बीज खरीदे, उर्वरक खरीदे, ठीक है, कीटनाशक पदार्थ खरीदे, उसके लिए कुछ हमने संपत्ति लगाया। हो सकता है कि उस संपत्ति को, उस बीज खाद को खरीदने के लिए हम बैंकों से पैसा लें, और बैंक से जो पैसा लिए हैं तो बैंक को भी तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। बैंक तो मुझे पैसा ऐसे नहीं दे देगी ना, मुझे उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो ये सारा कुछ को जब हम इंक्लूड कर देंगे, C2 लागत में क्या आ जाएगा, C1 लागत हो जाएगा, प्लस में भूमि कर हो जाएगा, प्लस में परिवार के जितने मेंबर काम कर रहे हैं उसका मजदूरी ऐड कर लेंगे, और प्लस में इंटरेस्ट जोड़ देंगे, जो बैंक से हम पैसा लिए उसका इंटरेस्ट, या मेरे पास पैसा रहता और उस पैसे को हम खेत पे नहीं खर्च करके, खेती पर खर्च ना करके बैंकों में रखते, तो वहाँ पर भी तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो ये इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है, तब हम लोग इसको कहते हैं C2 लागत। C2 लागत हो गया। C3 लागत में क्या होता है, C3 लागत के अंतर्गत समझ लीजिए, यहीं तक थोड़ी सी दिक्कत है। इसमें C1 को ऐड कर दिया जाता है, प्लस C2 को जोड़ दिया जाता है, और प्लस जो है
मैनेजमेंट कॉस्ट भी तो बैठता है। मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट करने में, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हुआ, ठीक है। जैसे कि खेत से ही तो कोई खरीद के नहीं ले जाएगा ना, खेत से ही किसी वस्तु को तो खरीद के नहीं ले जाएगा, उसके लिए हमको मंडी तक ले जाना होगा। तो मंडी तक ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था करनी होगी ना, यातायात की व्यवस्था करनी। तो हम मान लिया जाए कि 10% मैनेजमेंट टैक्स जोड़ देते हैं, 10%, 10%, तब ये हो जाता है C3 हो जाता है, यानी C1 + C2 + 10%। ठीक है, आप लोग जो है, मुझे यकीन है कि आप लोग ये तीनों लागत को समझ गए होंगे, और तीनों लागत को अगर समझ गए होंगे तो निश्चित ही तौर पे समझिए कि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ कुछ बातों को और ध्यान से समझ लेते हैं। अब बात आई कि एमएसपी का जो निर्धारण है, एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ये पहले कृषि मूल्य समिति होती थी, एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी होती थी, जिसका गठन 1965 में किया गया था। ठीक है, तो इसका रूपांतरण कर दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग में, यानी CACP में निर्धारण कर दिया गया। और इसका कब गठन किया गया? 1985 में। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे कि एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये जो आयोग है ना, ये आयोग कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका गठन जो है इसी से हुआ है। कृषि मूल्य समिति का ही नया नाम है, लेकिन इसका गठन 1985 में हुआ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब मुश्किल से 4-5 मिनट का है, तब आप लोग बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन एमएसपी की आलोचना भी किया जाता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। किस किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है, समझ लीजिए। फर्स्ट है, क्रिटिसाइज का आधार जो है, संबद्ध क्षेत्रों के लिए कोई एमएसपी नहीं है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे वो पशुपालन करना, चाहे मत्स्य पालन करना, मछलियों को पालना, इसके लिए सरकार क्या एमएसपी देती है? नहीं देती है ना। पशुपालन के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी का जितना भी प्रोडक्ट बनता है, क्या सरकार उस पर एमएसपी देती है? नहीं देती है। तो सरकार को यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को पशुपालन उत्पाद पर भी एमएसपी देना चाहिए, मत्स्य पालन पर भी देना चाहिए, क्योंकि ये कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, ताकि किसानों का इनकम का जो सोर्स है, ठीक है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ सके। तो सरकार को पशुपालन पर भी देना चाहिए एमएसपी, मत्स्य पालन पर भी देना चाहिए। साथ ही साथ मोटे अनाजों पे सरकार जो है एमएसपी अभी भी बहुत या तो नहीं देती है या तो देती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, मैं बिल्कुल देखूंगा। और मैं देखूंगा कि कितने लोगों को पता है कि एमएसपी अभी कितने खाद्यान्न फसलों पर दिया जाता है। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। इसका आलोचना का आधार क्या है? अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था, अनाजों का स्टॉक बढ़ जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताया कि सरकार के लिए एमएसपी पर खाद्यान्नों को खरीदना मजबूरी बन जाएगा जब सरकार कानूनी गारंटी देगी तब। अभी मजबूरी नहीं है सरकार के लिए। कभी कभी सरकार जो है अपना मुंह भी मोड़ लेती है एमएसपी से, ठीक है, लेट लतीफ़ी रवैया भी सरकार अपनाती है। लेकिन जब कानूनी गारंटी मिल जाएगा तो होगा क्या पता है? सरकार के लिए मजबूरी बन जाएगी खरीदना। और जब सरकार के पास मजबूरी बन जाएगी तो क्या होगा? सरकार को खरीदना पड़ जाएगा और सरकार को गोदामों में उस वस्तु को रखना पड़ेगा, और सरकार के पास उतना गोदाम में स्टॉक करने की कैपेसिटी नहीं है। तो सरकार को अपना भंडारण क्षमता बढ़ाना होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर भंडारण क्षमता बढ़ा भी ले, ठीक है, बढ़ा भी ले, आखिर कितने खाद्यान्न पदार्थों का स्टॉक करेगी? एक मैं केस स्टडी में यहाँ देना चाहूँगा कि 3-4 साल पहले का घटना है कि किसान जो गोदाम थे, गोदामों में अनाज सड़ रहे थे,
और गोदाम में अनाज सड़ने के पीछे जो कारण था कि बाहर में पड़े हुए थे, बोड़े में अनाज पड़े हुए थे, उस पर जो है क्या रखा हुआ था, तिरपाल से या प्लास्टिक से उसको ढक दिया गया था, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से न ढके होने की वजह से अनाज सड़ रहे थे और सरकार के पास इतना गोदाम नहीं था, रूम नहीं था कि उस अनाजों को अंदर में रख सके। तो ये सारी विसंगतियां पैदा हो जाती है। तो ठीक है, ये विसंगतियां अभी भी है। अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था, सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था में बहुत कमी है। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कानूनी गारंटी जब एमएसपी को मिल जाएगा तो सरकार के लिए बफर स्टॉक का भंडारण में वृद्धि करना एकदम नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि धान और गेहूं के पक्ष में एमएसपी प्रणाली अधिक झुकी हुई है, बागवानी फसल के लिए नहीं झुका हुआ। धान और गेहूं के प्रति सरकार कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील है। ठीक है, जितनी तत्परता के साथ धान और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार जो है प्रति वर्ष जो वृद्धि करती है, क्या आपको लगता है कि दलहन और तिलहन फसलों के लिए भी सरकार उतनी तत्परता दिखाती है? नहीं दिखाती है। तो ये तो फसल में विरूपण पैदा हो जाएगा ना, फसल में विरूपण पैदा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार नहीं देगी किसानों को, तो सरकार किसान इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस खाद्यान्न पदार्थों की खेती करने का। तो जब उत्पादन किसान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उस खाद्यान्न पदार्थों का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, उसकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। बागवानी फसल की तरफ सरकार देती है, चाय की तरफ सरकार ध्यान देती है, केला अनार नाशपाती उत्पादन के लिए जितने भी बागवानी फसल हैं, इलायची के उत्पादन में सरकार इंटरेस्ट दिखाती है? नहीं दिखाती है। तो बागवानी फसल पर भी लागू होना चाहिए एमएसपी, ये इसका क्या है, कमी है, ये इसका कमी है। दूसरी बात है कि आर्थिक रूप से असंवहनीय है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। आर्थिक रूप से असंवहनीय कैसे है? जैसे किसानों से खाद्यान्न कौन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम खरीदती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई खरीदती है, भारतीय खाद्य निगम खरीदता है। मान लीजिए कि भारतीय खाद्य निगम जो है 27 रुपये के जी जो है, अब मान लीजिए कि 37 रुपये के जी चावल खरीदा, 37 रुपये के जी चावल खरीदा और गेहूं खरीदा 27 रुपये के जी, प्रति के जी गेहूं खरीदा। यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है किसानों से 37 रुपये के जी चावल खरीदी है, 27 रुपये के जी गेहूं खरीदी। लेकिन वो जो एफसीआई है, जो सरकार को जो बेचेगी और जो सरकार जो वसूली करेगी जनता से, वो तो बहुत कम होता है ना, 3 रुपये के जी 2 रुपये के जी। तो ये आर्थिक बोझ किस पर जा रहा है? सरकार के उपक्रम पे जा रहा है, सरकार की कंपनी पे जा रहा है, एफसीआई पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? एफसीआई पे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये एफसीआई को जो लॉस हो रहा है कि महंगी वस्तु को खरीदना, महंगी दामों पर खाद्यान्न पदार्थों को खरीदना और सस्ते दामों पर बेचना, तो इसकी लागत की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? तो अपने रेवेन्यू से करेगी, जो सरकार की राजकोषीय भंडार है उसके तहत अपने राजस्व से करेगी। तो सरकार को आर्थिक रूप से हानि हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका ड्रॉबैक है। आप ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं। निर्यात पर प्रतिबंध भी लगता है। देखिए निर्यात पर प्रतिबंध कैसे लगता है कि WTO का जो रूल है, WTO का रूल ये है कि जो भी आप गोदामों में जो अनाज का भंडारण जो किए हैं, गोदाम में अनाजों का जो भंडारण किए हैं वो एमएसपी प्राइस वाली है, तो आप उसके इंटरनेशनल मार्केट में आप नहीं बेच सकते हैं, उस पर WTO का रोक है। तो यहाँ पर निर्यात पर भी प्रतिबंध है और अपने घरेलू बाजार में ही उस वस्तु को खपत करना पड़ता है। तो ये इसकी आलोचना आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि एमएसपी का ज़्यादातर फ़ायदा किसानों को नहीं हो पाता है। अभी भी
94% किसानों को एमएसपी से फ़ायदा नहीं होता है। मात्र 6% किसान जो बहुत हाई लेवल के किसान हैं, ठीक है, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जिनका पॉलिटिकल अप्रोच ज़्यादा है, उन पर क्या होता है, उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो एमएसपी का फ़ायदा ऊंचे किसान वर्गों को मिल रहा है। तो ये भी एक एमएसपी का आलोचना हुआ। तो आज हम लोग जो है पूरे एमएसपी को समझ गए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर राइटिंग को देख लेंगे, तब आप लोगों का ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।